हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। अभी तक हमने मूल विधि में आईपीसी और सीआरपीसी को बहुत अच्छे ढंग से फिनिश कर लिया है, ख़त्म कर लिया है और अब हम माइनर एक्ट्स की तरफ जा रहे हैं और माइनर एक्ट्स में जो सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन एक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, जिनमें आज हमारा टॉपिक है आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005। इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अब क्योंकि वीडियो छोटी भी रखनी है और आपको अच्छे से समझाना भी है, तो अगर कोई छोटा होगा, मतलब जितना आवश्यक होगा उतना मैं आपको बताऊंगा, बट अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है, कोई अधिनियम बड़ा हो जाता है, कोई एक्ट बड़ा हो जाता है, तो मैं आपको उसके 2 या 3 वीडियो दूंगा। आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहिए, आपके पास पर्याप्त समय है और आप यकीन मानिए मैं आपको इस कदर पढ़ा रहा हूं कि आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं और आपकी नॉलेज इतनी एनहेंस हो जाएगी जितना आपने सोचा नहीं है। और जैसे ये सब चीज़ पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लाऊंगा जो करीब 900 क्वेश्चन होंगे, तो मूल विधि से आपका क्वेश्चन छूटना इम्पॉसिबल हो जाएगा। 99% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बट इन एक्ट्स को पढ़ाने में यार बहुत मेहनत लगती है, तो इसीलिए अभी वीडियो को लाइक करना। वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है, जितना वीडियो लाइक करोगे उतना अच्छा रहता है, चैनल के लिए भी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि भाई मेहनत बहुत लगती है तो उसका प्रतिफल चैनल को मिलना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप में से देखो, जब 1-2 दिन का गैप हो जाता है वीडियोस में, तो आप लोग एक बुली की तरह से बिहेव करने लगते हो, एक गुंडे की तरह से बिहेव करने लगते हो। काफ़ी सारे लोग मतलब धमकियां देने लगते हैं मुझे कमेंट्स में कि सर आप पढ़ा नहीं रहे हो, 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही हो। भाई पहली बात तो ये सुन लीजिए, मैंने कई बार बताया हुआ मैं वर्किंग हूँ और उसके बाद अब भगवान मेरे माध्यम से आपकी मदद करवा रहे हैं। अब जितना समय मेरे पास होता है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, बट बेस्ट कंटेंट देने के लिए टाइम भी लगाना पड़ता है, टेबल पे बैठना पड़ता है और फैक्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है, नेट से, बुक से, नोट्स से, बहुत सारी जगह से। और मैं लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूँ, इसलिए आपको चीज़ें समझनी चाहिए। अगर वीडियो नहीं आ रही है तो उसका कारण क्या होगा, उसका कारण यह होगा या तो मैं व्यस्त हूँ बहुत ज़्यादा, या मैं आप ही के लिए कुछ चीज़ प्लान कर रहा हूं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ते रहिए। और अगर ऐसा हो रहा है कि 1 या 2 दिन वीडियो नहीं आ रही है, तो आप क्या कीजिए, आप और चीज़ें पढ़ना शुरू कर दीजिए, और चीज़ों का रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। तो आरटीआई है, देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके बारे में सब बातें आज हम जानने वाले हैं। और यकीन मानिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं, जितने भी आज तक दरोगा एग्जाम हुए हैं उन सबको हम देखेंगे और जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे चलते हैं। हालांकि मैंने सेक्शन 1 पहले लिख दिया है क्योंकि इसी क्रम से लिखा है। जो ये सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसके बारे में सेक्शन 1 में लिखा है। अब बताऊंगा कि सेक्शन कितने हैं। वैसे बता देता हूं कि ये जो आरटीआई है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसमें 6 अध्याय हैं और सेक्शंस हैं 31, 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। ये जानकारी आपको रखनी है। हर एक्ट के बारे में 3-4 चीजें तो आपको जाननी जरूरी है कि उस एक्ट में मतलब वो एक्ट बना कब और वो कब पारित हुआ और कब लागू हुआ। जैसे कि आईपीसी 1860 में बना, 1862 में लागू हुआ। उसके बाद जो हमारा सीआरपीसी है वो कब 74 में लागू हुआ। ये सब चीजें आपको रखनी है 73 में, पारित 73 में हुआ, लागू 74 में हुआ। इसी तरह से जो 2 आरटीआई है इनके सनों को आपको याद रखना है, पारित होने के टाइम को और लागू होने के टाइम को याद रखना है। साथ में ये ध्यान रखना है कि कितने अध्याय हैं, कितने सेक्शंस हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। इन चीजों को भी आपको फोकस करके चलना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी ये जो है सेक्शन 1 क्या कहता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, यानी कि जो ये अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम है, इसके संक्षिप्त नाम के बारे में बात करता है, विस्तार के और प्रारंभ के, जो यूजुअली होता ही है किसी भी एक्ट में। तो सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या है, आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम है। और ये सन 2005 में पारित हुआ था। ये सन 2005 में पारित हुआ था और इसका विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार वर्तमान में संपूर्ण भारत पर है। आपको पता है सन 2019 में जम्मू कश्मीर
राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसके द्वारा राज्य को विशेष राज्य का जो दर्जा था धारा 370 के अंतर्गत वो हटा लिया गया। और जो जो अधिनियम, लगभग 37 अधिनियम जो पूरे भारत में लागू होते थे पर जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, वो भी वहां पर लागू होने लगे, जिनमें आईपीसी, सीआरपीसी के साथ साथ आज पढ़ाया जाने वाला एक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम भी है। ये 2019 से पहले लागू नहीं होता था। ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, चाहे किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग बने, कि ये अधिनियम का विस्तार कहां पे है, या घुमा के पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन से अधिनियम हैं जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे पर अब होते हैं। तो घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप बस तैयार रहो, आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, फिर क्वेश्चन कैसे भी आए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वर्तमान में जो आरटीआई है वो संपूर्ण भारत पर इसका प्रभाव है। और ये पारित कब हुआ था? पारित होने का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी कोई कानून बनता है तो वो लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाता है। और राष्ट्रपति जैसे ही उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, वह आप कह सकते हैं बिल है, जो विधेयक है, वो तुरंत अधिनियम में यानी कि एक्ट में परिवर्तित हो जाता है, कानून बन जाता है। एक्ट का मतलब होता है कानून, कानून बन जाता है। और ये राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किए गए? यानी पारित हुआ 15 जून 2005 को। ये 15 जून 2005 को पारित हुआ और 15 जून को इसकी कुछ धाराएं लागू हो गई, वो प्रभाव में आ गई। इसकी कुछ धाराएं प्रभाव में आ गई 15 जून को ही 2005 में, जिसमें धारा 4(1) है, धारा 5 का पहला और दूसरा पार्ट है, धारा 12 है, 13, 15, 16, 24, 27 और 28। हालांकि ये बहुत डीप जानकारी है, बट अब एग्जामिनर का दिमाग को कुछ भी हो सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सी धाराएं लागू हुई 15 जून को, जिस दिन ये पारित हुआ। तो आपको बोल देना है कि सेक्शन 4 का पहला, 5 का पहला और दूसरा पार्ट, 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28, ये 15 जून को ही लागू हो गई थी, जिस दिन ये अधिनियम आया। और शेष बाकी की जो धाराएं हैं, बाकी के जो इसके उपबंध हैं, वो 120 दिन बाद लागू हुए, यानी कि 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुए। डायरेक्टली आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये पारित कब हुआ, तो बोल देना है 15 जून 2005 को पारित हुआ, और उसके बाद लागू कब हुआ, तो 120 दिन बाद लागू हुआ, जो तिथि थी 12 अक्टूबर सन 2005। आई थिंक आपको सब बातें क्लियर हो रही होंगी और समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल भी स्वार्थी मत बनिए। और कुछ लोग बोलते रहते हैं, मुझे एक कमेंट में लिखा था कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, और अगर मैं शेयर करूंगा या करूंगी, ऐसे कई कमेंट आते हैं, तो और बच्चे पढ़ेंगे, वो होशियार हो जाएंगे, वो एग्जाम में निकल जाएंगे। तो भाई ऐसी सोच रखना ठीक नहीं है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जो आदमी मेहनत करता है उसका कभी भी परिणाम नकारात्मक नहीं आता। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जो मैं मेहनत करता हूँ, कम से कम मुझे तो मेरा परिणाम दो भाई। चैनल को मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और जो ये कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, शायद ही आप देखेंगे जब मूल विधि कंप्लीट हो जाएगी ना, शायद ही पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरह से मूल विधि किसी ने पढ़ाया होगा, और बिना किसी स्वार्थ के यानी कि निस्वार्थ भाव से मैं आपको ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि राम जी की पाठशाला बढ़े। ये मेरा और आपका दोनों का ही परिवार है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये आरटीआई आया क्यों, मतलब इसका उद्देश्य क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था इसको लाने का। तो जो लोक प्राधिकारी हैं यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सीधे सीधे बात है, लोक प्राधिकारी यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, या आप कह सकते हैं जो सरकारें हैं, उनके कामों को जो वो कार्य करते हैं, कोई अधिकारी हैं, कर्मचारी जो लोग हैं, लोक प्राधिकारी हैं, अधिकारी हैं, या सरकारों के कार्यों को पारदर्शी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट हो, वो कुछ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और काम कर रही हैं तो सही तरीके से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ये पारदर्शिता, ये ट्रांसपेरेंसी इस ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए, तथा साथ में जो ये सरकारें या ये अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उनको रेस्पॉन्सिबल बनाया गया, उसके लिए जवाबदेही तय की गई। और पारदर्शिता, इन सरकारों के और लोक प्राधिकारियों के कार्यों को पारदर्शिता प्रदान करने के लिए, तथा उनकी जवाबदेही को, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करने के लिए आरटीआई को लाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं प्रैक्टिस सेशन करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन का। आप अगर ये कर लेंगे ना, तो मूल विधि से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बट पहले अभी इसमें थोड़ा समय और लगने वाला है, फिर आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी।
अब आगे बढ़ते हैं। देखो सन 2015 का एक केस है जो आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री का है। आरबीआई वर्सेस, आरबीआई बनाम जयंतीलाल मिस्त्री। आरबीआई का मतलब यहां पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक बोला जाता है। तो उसके खिलाफ वो मतलब उसके खिलाफ जयंतीलाल जी ने एक क्या मतलब एक वाद दायर किया था, एक केस दायर किया था। सुप्रीम कोर्ट का मामला है कि ये इसमें 2015 में आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को भी आरटीआई के दायरे में ला दिया, यानी कि आरबीआई को भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लिया है। यानी आरबीआई से भी यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप आरटीआई लगा के वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये हुआ किसके द्वारा? 2015 के आरबीआई वर्सेस जयंतीलाल मिस्त्री के केस के द्वारा ये हुआ। अब एक और इंपॉर्टेंट जानकारी है कि सूचना का जो अधिकार है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये जो एक्ट है ये एक फंडामेंटल राइट है, ये एक मौलिक अधिकार है। क्योंकि आपको पता है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक संविधान में वर्णित है, उसमें जो अनुच्छेद 1 है उसमें बात आती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही कुछ भी आप बोल सकते हैं ना, अपनी अभिव्यक्ति को दर्शा सकते हैं, कुछ भी अपनी बात रख सकते हैं। ये बात आती है अनुच्छेद 19(1) में, और प्रेस की स्वतंत्रता भी 19(1) के अंतर्गत ही आती है। अब आपसे पूछा जाएगा सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, मूलाधिकार है? तो आपको बोलना पड़ेगा ये एक मौलिक अधिकार है, मूलाधिकार है। और इसको ये पावर कहां से मिलती है? ये पावर इसको मिलती है संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत। क्लियर हो गई होगी बात? सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। अब सामान्यतः जैसा रहता है, कोई भी एक्ट रहता है तो उस एक्ट में दूसरे नंबर पर परिभाषाएं दी गई होती हैं, दूसरे नंबर पर परिभाषाएं दी गई होती हैं। तो सेक्शन 2 परिभाषाओं के यानी डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। ऐसे शब्द या ऐसे पद जो आगे एक्ट में आएंगे उनकी परिभाषाएं यहां पर व्यक्त की जाती हैं। पर सब कुछ हमको नहीं समझना है, हमको केवल जितना जरूरी है उतना समझना है। तो सेक्शन 2A यानी कि 2 बात करता है समुचित सरकार के बारे में। समुचित सरकार को हम लोग पहले भी पढ़ के समझ के आए हैं आईपीसी के अंदर। और समुचित सरकार का मतलब यहां पे आरटीआई में समुचित सरकार यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है? तो डायरेक्टली बोल दिया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें समुचित सरकार हैं। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 2A बोलता है कि समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स कौन सी हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सारी की सारी समुचित सरकारों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद सेक्शन 2E यानी कि 2 अंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ये ड नहीं है, अंग है। 2E में सक्षम प्राधिकारियों की बात की जा रही है। सक्षम प्राधिकारी, सक्षम मतलब कि ऐसे प्राधिकारी, प्राधिकारी का मतलब सीधे सीधे आप अधिकारी से निकालिए, और सक्षम का मतलब है कि जिनके पास अथॉरिटीज हैं, जिनके पास पावर है, वो कानून बना सकते हैं। तो आरटीआई में सक्षम प्राधिकारी बताया गया है अगर लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं से संबंधित है। लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी हैं, और विधानसभाएं हैं तो उन विधानसभाओं के अध्यक्ष क्या होंगे? सक्षम प्राधिकारी होंगे। आपको पता होता है कि जो विधानसभा होती है और जो लोकसभा है इनमें स्पीकर्स होते हैं जो अध्यक्ष कहलाते हैं। राज्यसभा के मामले में और विधान परिषद के मामले में जो राज्यों विधान परिषद हैं उनके जो हेड होते हैं उनको सभापति कहते हैं, और राज्यसभा और विधान परिषद के मामले में जो सक्षम प्राधिकारी हैं वो सभापति हैं, जबकि लोकसभा और विधानसभाओं के मामले में जो प्राधिकारी हैं वो अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट के मामले में, एससी के मामले में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनको भारत का मुख्य न्यायाधीश भी कहा जाता है, वो सक्षम प्राधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले में। अगर किसी राज्य के हाई कोर्ट की बात आती है तो उस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सक्षम प्राधिकारी हैं। और संविधान द्वारा स्थापित कोई भी प्राधिकरण है, संविधान द्वारा स्थापित कोई भी प्राधिकरण है, कोई भी संस्था है, तो उसके सक्षम प्राधिकारी होंगे राष्ट्रपति और राज्यों के होंगे राज्यपाल। उसके जो संविधान द्वारा स्थापित प्राधिकरण हैं उनके जो सक्षम प्राधिकारी होंगे वो राष्ट्रपति होंगे और राज्यों के होंगे राज्यपाल। ये आपको ध्यान रखना है। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, जिनमें दिल्ली को और उनको हटा दिया जाए, पुडुचेरी को, पौंडीचेरी को हटा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है, तो
वहाँ पे विधानसभाएं हैं, तो विधानसभा जहाँ पे भी है वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात बची नहीं है, बट उसके अलावा जो बचे हुए हैं, उसके अलावा जो बचे हुए हैं, जैसे कि आपका चंडीगढ़ बचा हुआ है, लक्षद्वीप बचा हुआ है, दमन-दीव बचा हुआ है, और आपका अंडमान निकोबार बचा हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत जहाँ पर प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रपति द्वारा, तो ये सक्षम प्राधिकारी माने जाएंगे यूनियन टेरिटरीज के मामले में। अब आपको बात समझ में आ गई होगी, सेक्शन 2E सक्षम प्राधिकारियों के बारे में बात करता है। अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं जिससे संबंधित यह एक्ट है। अब ये एक्ट क्या बोल रहा है, सूचना का अधिकार है ना, तो सूचना का अधिकार, तो अब हमको जानना पड़ेगा कि सूचना क्या चीज है, ये इंफॉर्मेशन क्या चीज है। तो आरटीआई एक्ट का सेक्शन 2F 2 बताता है सूचना यानी इंफॉर्मेशन क्या है। तो अभी यहां पे सूचना या इंफॉर्मेशन किसको माना गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप को माना गया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप को माना गया है, किस चीज के इलेक्ट्रॉनिक रूप को माना गया है उस चीज को हम देखेंगे आगे। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप को माना गया, इलेक्ट्रॉनिक रूप का मतलब है कि जो आपके मोबाइल पे आ जाए, इंटरनेट पे आपके पास रहे, लैपटॉप पे रहे, आपको समझ गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक रूप, आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जो कंप्यूटर से संबद्ध है, मोबाइल इत्यादि संबद्ध है, वहां पे आप देख सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप बोला जा रहा है। तो किस चीज का इलेक्ट्रॉनिक रूप सूचना माना जाएगा, अभिलेख जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेजों को भी, ये सेम ही बात है ना, अभिलेख दस्तावेज अगर इंग्लिश में बोला जाता है तो डॉक्यूमेंट ही जनरली बोला जाता है। तो अभिलेख दस्तावेज, कोई ज्ञापन यानी कि कोई ज्ञापन देते हैं, कोई मतलब किसी अधिकारी के बारे, किसी अधिकारी को, किसी नेता को, किसी मंत्री को ज्ञापन सौंपते हैं ना, कोई जानकारी देते हैं, तो ज्ञापन हो सकता है, कोई ईमेल हो सकता है, कोई मत हो सकता है ना, कोई मतलब मत हो सकता है। मत का मतलब यहाँ पे क्या है, आप ले सकते हैं मत पे सलाह के जैसा ही है ना, मत बोलते हैं ना कि मेरा मत ये है, कोई मत हो सकता है, कोई सलाह हो सकती है, कोई प्रेस की विज्ञप्ति हो सकती है, यानी कि अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई विज्ञप्ति, कोई जानकारी आती है वो हो सकती है, कोई परिपत्र यानी कि कोई पत्र हो सकता है, कोई आदेश हो सकता है, कोई लॉग बुक हो सकती है। लॉग बुक आप समझते होंगे, लॉग बुक एक इस तरह की पुस्तक होती है, एक बुक होती है जिसमें यात्रा से संबंधित जानकारियां लिखी जाती हैं, समय लिखा जाता है और दूरी लिखी जाती है, ये सब चीज़ लॉग बुक में लिखी जाती हैं। तो लॉग बुक आप देख सकते हैं, कोई संविदा हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई रिपोर्ट हो सकती है, कोई कागज पत्र हो सकता है, कोई नमूना हो सकता है माने स्पेसिमेन हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, कोई आंकड़े यानी कि डेटा हो सकता है, या प्राइवेट निकाय की कोई सूचना हो सकती है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसकी कोई सूचना हो सकती है, बट वो ऐसी सूचना होनी चाहिए जिसमें लोक प्राधिकारी यानी कि जो अधिकारी हैं, लोक प्राधिकारी हैं, जो सूचना के अधिकार के अंतर्गत लोक प्राधिकारी आएंगे आगे, तो लोक प्राधिकारी के द्वारा उसको वहां तक पहुंच बनाई गई हो, कि मतलब लोक प्राधिकारी ने क्या कर दिया कि भाई इस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की आप जानकारियां ले सकते हैं, यानी कि उन्होंने पहुंच योग्य उसको जानकारी को बना दिया हो, तो ये सब सूचना के अंतर्गत आ जाता है, जो आपके सामने ये है। अब इसके बाद है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा डायरेक्टली एग्जाम में, लास्ट टाइम पूछा गया था कि फाइल टिप्पणी यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे फाइल नोटिंग, नोट करना, टिप्पणी है ना, ये सूचना के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि फाइल टिप्पणी सूचना के अंतर्गत नहीं आता है। भाई देखो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो घबराना नहीं है, आप कानून के रखवाले कल बनने वाले हो, ठीक है, सब इंस्पेक्टर बनोगे, देन इंस्पेक्टर बनोगे, देन सीओ बन जाओगे, तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट हैं ये सब। तो इतनी अच्छी पोस्ट पे जाना है तो कानून का ज्ञान होना चाहिए, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी ज्ञान होना अनिवार्य है। तो फाइल नोटिंग या फाइल टिप्पणी कहते किसको हैं कि जो सरकारी महकमे होते हैं उनके अंतर्गत जो उनके क्रियाकलाप होते हैं, जो कार्य होते हैं, कोई मामला होता है, कोई मामला चल रहा होता है या कोई क्रियाकलाप चल रहा होता है, तो उस क्रियाकलाप से संबंधित कोई सुझाव देना होता है, कोई बात रखनी होती है, तो उससे रिलेटेड जो रिमार्क्स लिखे जाते हैं, जो टिप्पणी लिखी जाती है फाइल में, उसको बोला जाता है क्या, फाइल टिप्पणी। यानी कि सरकारी जो महकमे हैं उनके जो अंदरूनी कामकाज से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, उनको फाइल टिप्पणी यहाँ पे बोला जा रहा है। उनके जो सुझाव हैं, सलाहें हैं, तो उनको सूचना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, और सूचना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा तो आप आरटीआई के थ्रू उनकी जानकारी नहीं ले सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आज के लिए लास्ट पॉइंट है, अभी संभवतः कल वाले लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आज इसमें देखो
और आपसे पूछा जाएगा कि क्या बौद्धिक संपदा तथा विदेशों से प्राप्त सूचना को भी आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं। विदेशों से यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो आप उसको आरटीआई के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जो बौद्धिक संपदा कहलाती है, बौद्धिक संपदा यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप आरटीआई के माध्यम से मतलब जान नहीं सकते हो। अब बौद्धिक संपदा होती क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था कोई कलाकृति बनाती है, कोई संगीत बनाती है, मतलब बौद्धिक, बौद्धिक मतलब बुद्धि से कोई संपदा बनाई गई हो, कोई कलाकृति, कोई मतलब कुछ भी ऐसा क्रिएटिव वर्क किया गया हो जिसका वो पेटेंट करा ले, उसी के नाम वो चीज़ हो जाए। कोई गाना गा दिया, कोई डांस का आर्ट निकाल दिया, कोई चित्रकारी बना दी, कुछ भी जो पुस्तक लिख दिया, तो उसको बौद्धिक संपदा कहा जाता है। और बौद्धिक संपदा को ही बेचकर आर्थिक संपदा को ग्रहण किया जाता है। तो बौद्धिक संपदा आपको समझ में आ गई होगी। तो किसी की बौद्धिक संपदा की जानकारी आप आरटीआई के माध्यम से नहीं निकाल सकते हैं, और विदेशों से प्राप्त सूचनाओं को भी आप आरटीआई के माध्यम से नहीं निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूं लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल के लेक्चर में मिलेंगे, ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।